हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनएमआर का लेक्चर नंबर 3। आज हम स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए केमिकल शिफ्ट देखेंगे। H1 एनएमआर या फिर कार्बन 13 एनएमआर या फास्फोरस 31, सिलिकॉन 29, इन सभी के लिए जो हमारे पास एनएमआर डाटा शीट आता है, ग्राफ आता है, उसके अंदर केमिकल शिफ्ट क्या होता है वो स्टडी करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट को हम 3 पैरामीटर्स के अंदर या 3 टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट वन रहता है आपका ppm वैल्यू, या फिर हम इसे डेल्टा टॉ वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्टली हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल शिफ्ट हमें ये बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो H1 या हाइड्रोजन है वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अब हमारा एक जस्ट नॉर्मल एनएमआर ग्राफ है। एनएमआर रिकॉर्डेड ग्राफ हमारे पास रहेगा। डेल्टा वैल्यू आपका राइट टू लेफ्ट की ओर चलता है, मीन्स राइट में ये रहेगा आपका 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट 12 तक ये आपका रहता है। जो 0 के ऊपर पीक रहती है वो रहती है आपकी टीएमएस की, ट्राई टेट्रामेथिल सिलेन की। ये एक रेफरेंस पीक रहती है, इसी को रेफरेंस लेके हम अदर हाइड्रोजन पीक को मेजर करते हैं। यानी कि जो पीक टीएमएस की रहेगी उसे मैं 0 इंडिकेट करूंगा, देन आपके इससे डिस्टेंस हम कवर करते जाएंगे। तो डेल्टा रहता है आपका डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस पीक एंड सैंपल पीक। ओके, फिर हमारे पास है इसी स्केल को 2 रीजन के अंदर हम डिवाइड करते हैं। जो आपका राइट पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं अपफील्ड सील्डेड रीजन, लेफ्ट पोर्शन को हम लोग कहते हैं डाउनफील्ड या डीसील्डेड रीजन। डेल्टा स्केल के अलावा हमारे पास सेकंड स्केल रहता है आपका टाउ स्केल। टाउ स्केल आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट की ओर जाता है, मीन्स लेफ्ट वाले को हम 0 देते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाउ एंड डेल्टा के अंदर ये रिलेशन होता है कि टाउ इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा। ओके, यानी कि अगर आपको स्केल इंटरचेंज करना पड़े, आपको दिस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाउ इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा। अगर मैं बात करूं केमिकल शिफ्ट किस टाइप से आप मेजर करेंगे, तो इसका जस्ट फॉर्मूला रहता है कि केमिकल शिफ्ट जो रहता है हाइड्रोजन के लिए या कार्बन 13 के लिए, वो है आपका केमिकल शिफ्ट इन हर्ज अपॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इन मेगा हर्ज। ओके, तो ये आपके पास आएगा डेल्टा वैल्यू इन ppm के अंदर, केमिकल शिफ्ट इन हर्ज अपॉन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा हर्ज। और जो भी वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी आपकी, पार्ट पर मिलियन के अंदर, पार्ट पर मिलियन। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लाइक डेल्टा वैल्यू आपके पास गिवन है 2.5 ppm, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपको 60 मेगा हर्ट्ज है, तो उसने पूछा है कि डेल्टा वैल्यू हर्ट्ज में क्या रहेगी। तो जस्ट जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है कि केमिकल शिफ्ट इन डेल्टा इक्वल्स टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज अपॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा 2.5 ppm इक्वल्स टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज अपॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 60 मेगाहर्ट्ज। तो ये 60, अब 60 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस वन इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, तो ये रहेगा आपका हर्ट्ज में। लेकिन हमें वैल्यू किसके अंदर लेनी है, मेगा हर्ट्ज में ही लेनी है। ओके, तो सिर्फ क्या रहेगा आपके पास, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, ये आपका 60 जो है वो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, मेगा हर्ट्ज एंड ppm एक दूसरे को कैंसिल करके जो वैल्यू पूरी आएगी वो रहेगी आपकी हर्ट्ज में। तो यह आपके पास आएगी 150 हर्ट्ज। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हर्ट्ज में रहेगी आपकी 150। टीएमएस से लेफ्ट साइड में ये आपका रहेगा। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है द पीक इज ऑब्जर्व्ड एट 200 हर्ट्ज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पीक एट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो 60 मेगाहर्ट्ज ये शो कर रहा है ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी,
200 मेगाहर्ट्ज ये शो कर रहा है आपका केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, और आपसे पूछा है कि डेल्टा वैल्यू पीपीएम में और टाउ में क्या रहेगी। तो सिंपल सा आपका जो रिलेशनशिप है कि डेल्टा इन पीपीएम इक्वल्स टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज अपॉन ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो केमिकल शिफ्ट आपका है 200 हर्ट्ज अपॉन ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है 60 मेगाहर्ट्ज। तो डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 20/6 3.33 पीपीएम आएगा। तो ये तो रह गया आपका किस में है, ये पीपीएम के अंदर आ गया। ओके, और टाउ और डेल्टा में क्या रिलेशनशिप था, टाउ इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा, तो 10 माइनस 3.33 आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 6.67। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, दिस वन इज इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू काइंड ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिबिट्स सिग्नल एट 50 हर्ट्ज एंड 200 हर्ट्ज। देखिए एनएमआर में क्या होता है कि जितने टाइप के प्रोटॉन्स रहते हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट एंड अलग अलग रहता है, वो डिफरेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं, और जो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो अगर आपके पास 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, मीन्स 2 अलग अलग काइंड के हाइड्रोजन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो 2 सिग्नल, तो 2 पीपीएम वैल्यू आपके पास रहेगी एट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज के अंदर, ये हमें रिकॉर्डेड है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द देयर इक्विवेलेंट पोजीशन यूजिंग 90 मेगाहर्ट्ज। अगर मैं 90 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करूं तो इनकी पोजीशन क्या होगी। ओके, तो देखिए जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जो पीपीएम के अंदर वैल्यू है वो सेम रहती है, बट हर्ट्ज के अंदर जो वैल्यू है वो डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, डिफ्रेंशिएट करती है, पीपीएम सेम रहेगा लेकिन हर्ट्ज के अंदर जो उसकी वैल्यू है डिफरेंट करेगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि भाई 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 2 सिग्नल है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपका 50 हर्ट्ज के ऊपर, सेकंड 200 हर्ट्ज के ऊपर आ रहा है। तो 90 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो फर्स्ट सिग्नल है वो एक्स हर्ट्ज पे आ रहा है और सेकंड सिग्नल आपका वाई हर्ट्ज के ऊपर आ रहा है। तो पीपीएम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम का फॉर्मूला क्या था, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी इस ब्लॉक की बात करूँ दिस वन, तो इसके लिए 50 हर्ट्ज अपॉन 60 मेगाहर्ट्ज। ओके, और ये वैल्यू पीपीएम में आएगी, यही वैल्यू किसके लिए, सेकंड इंस्ट्रूमेंट के लिए भी सेम रहेगी, मींस x अपॉन 90। तो ये रहेगा मैंने x अपॉन 90। ओके, इसमें कि आपका जो केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम रहेगा, चाहे आप 60 मेगाहर्ट्ज के लिए रिकॉर्ड करो, चाहे आप 90 मेगाहर्ट्ज के लिए रिकॉर्ड करो, चाहे आप 500 मेगाहर्ट्ज के लिए रिकॉर्ड करो या 300, सभी के लिए पीपीएम वैल्यू सेम। तो इससे आपके पास हर्ट्ज की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, 50/60 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 को डिवाइड कीजिए, तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 25 जा 50 एंड 25 मल्टीप्लाई 3 आपका रहेगा 75 हर्ट्ज, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 75 हर्ट्ज। मीन्स जो फर्स्ट टाइप का प्रोटॉन है वो 90 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर आप इसे रिकॉर्ड करते हो तो वो 75 हर्ट्ज के ऊपर सिग्नल देगा। इसी टाइप से सेकंड जो आपका सिग्नल है 90 मेगाहर्ट्ज पे, वो कितने पे देगा आपका, 200/60 मल्टीप्लाई 90। तो 0 से 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाइड बाय 9/6 दिस, एंड दिस वन इज, यानी कि 300 हर्ट्ज के ऊपर सेकंड सिग्नल आपको मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, आई थिंक मे भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, अ पीक इज ऑब्जर्व्ड एट 126 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस एट इंस्ट्रूमेंट ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट इन पीपीएम। तो पीपीएम के अंदर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या था, 126 हर्ट्ज के अंदर आपकी पीक अपॉन मेगाहर्ट्ज के अंदर आपका ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंट की ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी वो है आपका 60 मेगाहर्ट्ज। सिंपल सा आपको डिवाइड करना, तो अगर मैं डिवाइड करूँ ओनली 6 से, तो 6 1 जा 6 0, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6,
एंड 21/10 आपका होगा 2.1 ppm। तो ये 2.1 आपका आएगा ppm के अंदर। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है you have a peak at 90 megahertz, sorry 90 hertz, not megahertz, this one is 90 hertz instrument on 1.41 टेस्ला। इट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसका रहता है वो है 1.41 टेस्ला, 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही ऑपरेटेड है, और इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ पीक डेट इज ऑपरेटिंग एट 120 मेगाहर्ट्ज एंड फील्ड स्ट्रेंथ 2.82 टेस्ला। देखिए, जब आप ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो डेफिनेटली साइड वाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वेराई क्या कर रहा है, वेराई आपको यहाँ पे देखना है कि वेराई आपका है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, पहला 60 के ऊपर है, दूसरा 120 के ऊपर है। अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देनी। आप सिर्फ ये देखिए कि 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 90 हर्ट्ज पे आपको फर्स्ट पीक मिल रही है। तो पीपीएम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी पहले तो वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो पीपीएम के अंदर इसकी वैल्यू होगी 90/60। ओके, अब यही पीपीएम वैल्यू सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे भी रिकॉर्ड होगी। अगर 120 हर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो सपोज कीजिए कि जो हमको पीक मिलनी चाहिए वो x हर्ट्ज पे मिल रही है, तो पीपीएम में कितनी होगी x/120। ये किसके इक्वल होगी, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पीपीएम में पीक मिल रही है, मीन्स 90/60 वाले के। तो x की वैल्यू रहेगी आपकी 90/60 मल्टीप्लाई 120। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 9 2 जा 9 2 जा आपका हो गया 18180। किसके अंदर आया, ये हर्ट्ज के अंदर। ओके, तो अब ये वैल्यू आपकी हर्ट्ज के अंदर है, इसको चाहे तो आप पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 अपॉन आपको 120 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी हर्ट्ज में। तो दिस वन इज 180/120 इक्वल्स टू हर्ट्ज, यानी कि आपका हर्ट्ज के अंदर पीक अपॉन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की 120 मेगाहर्ट्ज, और ये था आपका हर्ट्ज। तो आपके पीपीएम के अंदर आंसर आएगा जो कि रहेगा 1.5। ओके, तो ये थे आपके समथिंग कुछ केमिकल शिफ्ट एंड उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ प्रोटॉन्स इन एनएमआर, यानी कि कितने टाइप के प्रोटॉन हो सकते हैं। तो एक रहेगा आपका इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सेकंड नॉन इक्विवेलेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।